हेलो स्टूडेंट्स, कैसे चल रही है आप लोगों की पढ़ाई? कैसे है आप लोग? यस, ओके। आपको पता है कि हम रिस्पायरेशन चैप्टर डिस्कस कर रहे हैं। ये टॉपिक सर्कुलेटरी सिस्टम से बहुत ज़्यादा रिलेटेड है और हमारे 12th के सिलेबस में दोनों टॉपिक को साथ में मर्ज किया है, इसलिए हमने ज़रूरी समझे थे कि ये टॉपिक हम डिस्कस करें। लास्ट कुछ लेक्चर्स में हमने ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस ये चैप्टर का इंट्रोडक्शन देखा था और उसके बाद लोअर ऑर्गेनिजम्स में जो रेस्पिरेशन होता है वो किस तरीके से होता है ये हमने स्टडी करने की कोशिश किए थे, जिसमें हमने बहुत सारे एग्जांपल्स देखे थे। बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स ऐसे थे जो स्किन सरफेस से डायरेक्टली जो है ऑक्सीजन का और गैसेस का एक्सचेंज किया करते थे। ठीक है, जैसे जैसे ऑर्गेनिजम्स में डेवलपमेंट हुआ, टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिजम्स आए, तो रेस्पिरेशन की जो प्रक्रिया है, जो प्रोसेस है, उसमें बहुत सारे चेंजेस भी आए। ओके, तो हमने डायरेक्टली ह्यूमन बीइंग का रेस्पिरेटरी सिस्टम लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था। ह्यूमन बीइंग के रेस्पिरेटरी सिस्टम में हमने जो पॉइंट डिस्कस किए थे वो थे एनाटॉमिकल एस्पेक्ट और जिसको बोल सकते हैं मॉर्फोलॉजिकल एस्पेक्ट। मॉर्फोलॉजिकल एस्पेक्ट में हमने क्या करा था, हमने उसके कंपोनेंट्स देखा था। हमने उस कंपोनेंट्स में एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल्स देखा था, उसके बाद देखा था फेरिंग्स, लैरिंग्स, ट्रैकिया और फिर ब्रोंकाई। ठीक है, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी ब्रोंकाई और उसके बाद ब्रोंक्यूल्स। और उसके बाद हमने जो टर्मिनल पॉइंट देखा था वो था अल्वियोलाई। उसका डिटेल स्ट्रक्चर मैंने लास्ट लेक्चर में आपको डिस्कस किया हूँ। आज जो टॉपिक हमको डिस्कस करना है वो है मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग। जो हम ब्रीदिंग करते हैं, जो हम सांस लेते हैं और सांस छोड़ते हैं, तो उसका बेसिक मैकेनिज्म क्या है, ये मुझे आज के टॉपिक में आपसे डिस्कस करना है। ओके, अल्वियोलाई का स्ट्रक्चर और अल्वियोलाई से जो गैसेस का एक्सचेंज होता है ये भी हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर्स में, आने वाले लेक्चर्स में। लेकिन यहाँ पर जो मुझे पॉइंट डिस्कस करना है वो सिर्फ और सिर्फ गैसेस का एक्सचेंज कैसे होता है ये पॉइंट मुझे डिस्कस करना है। रेस्पिरेशन बेसिकली दो टाइप का होता है। रेस्पिरेशन बेसिकली दो टाइप का होता है। एक है एक्सटर्नल रेस्पिरेशन जिसमें गैसेस का एक्सचेंज होता है हमारे लंग्स के साथ, और दूसरा है इंटरनल रेस्पिरेशन जो टिश्यू लेवल पे एक्सचेंज होता है और सेलुलर लेवल पे जो कैटाबॉलिक एक्टिविटीज होती है वो एक रेस्पिरेशन का टाइप है जिसमें ऑक्सीजन यूज होता है और ग्लूकोज मॉलिक्यूल का ब्रेकडाउन होता है। ठीक है, तो ये जो हम डिस्कस कर रहे हैं ये एक्सटर्नल रेस्पिरेशन है, ह्यूमन रेस्पिरेशन जो हम टॉपिक के कॉन्टेक्स्ट में हम डिस्कस कर रहे हैं। ओके, अभी जो टॉपिक है वो है इंस्पायरेशन और एक्सपायरेशन। इंस्पायरेशन मतलब क्या? इंस्पायरेशन मतलब जब हम सांस अंदर लेते हैं हमारी बॉडी में उसे कहते हैं हम इंस्पायरेशन, और जब हम बॉडी से बाहर सांस छोड़ते हैं तो उसे कहते हैं हम एक्सपायरेशन। ओके, जैसा योगा वगैरह में देखते हैं हम सांस अंदर लेना फिर सांस बाहर छोड़ना, तो सांस जो अंदर ले रहे हैं हम बॉडी में लंग्स में उसको बोल रहे हैं इंस्पायरेशन, और सांस जो बाहर छोड़ रहे हैं उसको हम बोल रहे हैं एक्सपायरेशन। तो यहाँ पर ये जो प्रोसेस है इंस्पायरेशन और एक्सपायरेशन का, इसका मैकेनिज्म हमको आज हमारे टॉपिक में डिस्कस करना है। प्यारे बच्चों, हमको आज ये देखना है कि इंस्पायरेशन में ऐसा क्या प्रोसेस होता है जिसकी वजह से गैसेस एटमॉस्फेयर से हमारे लंग्स में जाते हैं। एटमॉस्फेयर से ऑक्सीजन हमारे लंग्स में कैसे जाती है ये हमको समझना है। इसके पीछे क्या मैकेनिज्म है, इसके पीछे क्या रीजन है, ये हमको समझना है। ठीक है, इंस्पायरेशन में क्या होने वाला, इंस्पायरेशन में बेसिकली जो हमारा लंग्स है, हमारे लंग्स का स्ट्रक्चर हमने देखा या लास्ट लेक्चर में हमने इसे डिटेल में डिस्कस किया। अभी मुझे बताना है कि हमारे जो लंग्स है, हमारे लंग्स की अगर बात की जाए तो हमारे लंग्स में जो फ्रंट साइड है जिसको बोल सकते हैं हम एंटीरियर साइड, तो यहाँ पर स्टर्नम है। ओके, स्टर्नम बोलकर एक बोन्स है। ठीक है, स्टर्नम से अटैच है हमारे रिब्स। स्टर्नम से क्या अटैच है, हमारे रिब्स अटैच है, जिसको हम फसली बोलते हैं हिंदी में। ठीक है, रिब्स अटैच है, और बैक साइड से है हमारा वर्टिब्रल कॉलम। बैक साइड से क्या है, हमारा वर्टिब्रल कॉलम है, जिसको हम रीढ़ की हड्डी बोलते हैं। ठीक है, और यहाँ से जो नीचे का पार्ट है ये यहाँ पर डायफ्राम प्रेजेंट। ये बॉटम साइड में क्या है, डायफ्राम प्रेजेंट है।
ठीक है। ये डायफ्राम के नीचे का जो एरिया है ये एब्डोमेन का एरिया है, जहां पर हमारे विसेरल ऑर्गन्स होते हैं। विसेरल ऑर्गन्स में हमारा पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम है और इंटेस्टाइन है जिसको बोलेंगे, और पैंक्रियाज है, लीवर है, ये सब कहां पर है? एब्डोमिनल रीजन में है। और ये जो ऊपर का रीजन है ये थोरैक्स का रीजन है, थोरैसिक कैविटी बोलेंगे। तो बैक साइड से ये वर्टिब्रल कॉलम है और फ्रंट साइड से ये जो हड्डी है, बोन है, ये हड्डी को हम बोलते हैं स्टर्नम। ये हड्डी को, ये बोन को हम स्टर्नम बोलते हैं। और ये स्टर्नम के पीछे हमारा दिल है, इसके पीछे हमारा हार्ट है, यहाँ पर हार्ट प्रेजेंट है। ओके, और हार्ट के साथ साथ यहाँ पर जो प्रेजेंट है हमारे लंग्स प्रेजेंट है। हार्ट के साथ साथ ये कैविटी में क्या है? हमारे थोरैसिक कैविटी में हमारे लंग्स प्रेजेंट है, हमारे फेफड़े प्रेजेंट है। ठीक है। अब यहाँ पर इंस्पायरेशन में क्या एक्टिविटी होंगी ये हमको देखना है। तो इंस्पायरेशन में ये दो बेसिक इवेंट होंगे। ठीक है। सबसे पहले प्रेशर विद इन द लंग्स, प्रेशर विद इन द लंग्स और इंट्रापल्मोनरी प्रेशर। इंट्रापल्मोनरी प्रेशर और जो लंग्स में जो प्रेशर है उसको हम क्या बोलते हैं? इंट्रापल्मोनरी प्रेशर। जो हमारे लंग्स में प्रेशर प्रेजेंट है उसको हम बोलते हैं इंट्रापल्मोनरी प्रेशर। ये प्रेशर अगर एटमॉस्फेरिक प्रेशर से अगर कम होगा, इंट्रापल्मोनरी प्रेशर अगर एटमॉस्फेरिक प्रेशर से अगर कम होगा तो यहाँ पर एटमॉस्फेरिक गैसेस कहां पर आएंगे? हमारे लंग्स में आएंगे। ओके, मतलब एक सिंपल बात, फिजिक्स में आप पढ़ेंगे जो गैसेस का फ्लो होता है, गैसेस का जो फ्लो होता है वो हायर प्रेशर टू लोअर प्रेशर गैसेस का फ्लो होता है। तो वैसे ही यहाँ पर अगर हमारे लंग्स का प्रेशर कम होगा तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है वो हमारे लंग्स में आएगा। दूसरा एक यहाँ पर इवेंट होगा नेगेटिव प्रेशर विद इन द लंग्स, नेगेटिव प्रेशर विद इन द लंग्स विद रिस्पेक्ट टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर। मतलब जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है उसके कंपेयर में हमारे लंग्स का प्रेशर ये कम होना चाहिए, नेगेटिव होना चाहिए। तो उस केस में क्या होगा? एटमॉस्फेरिक प्रेशर हमारे लंग्स में आएगा। इस पे एमसीक्यूज आ सकते हैं। ठीक है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द केस इन विच एटमॉस्फेरिक एयर कम्स इनसाइड द लंग्स? ऐसे क्वेश्चन आ सकता है, या फिर डायरेक्टली ऐसे क्वेश्चन पूछ सकता है एकदम सिंपल लैंग्वेज में। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द case of inspiration, which one of the following is the condition in which inspiration takes place? लैंग्वेज कुछ भी हो सकती है क्वेश्चन की, लेकिन हमको ये बेसिक कंसेप्ट मालूम होना बिल्कुल जरूरी है कि इंस्पायरेशन के केस में जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है वो ज्यादा होना चाहिए एज कंपेयर टू इंट्रापल्मोनरी प्रेशर। अब देखिए यहाँ पर क्या इवेंट हो रहे हैं, क्या इसका बेसिक मैकेनिज्म है, वो हमें अभी डिस्कस करना है। ओके, इंस्पायरेशन के लिए और यहाँ पर पल्मोनरी प्रेशर कम होने के लिए ये दो बेसिक इवेंट हो रहे हैं। पहला इवेंट है कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डायफ्राम। ये जो डायफ्राम है, ये जो पर्दा है, जो बॉटम लाइन में जो डायफ्राम है, ये अगर कॉन्ट्रैक्ट होगा, ये अगर कॉन्ट्रैक्ट होगा तो डायरेक्टली जो इसका साइज है वो क्या हो जाएगा? छोटा हो जाएगा। मतलब इस डायरेक्शन में ये डायफ्राम अगर कॉन्ट्रैक्ट हुआ तो इस डायरेक्शन में जाएगा, इस डायरेक्शन में। लोअर साइड में कोई भी चीज अगर सिकुड़ जाती है तो छोटी हो जाती है। तो ये जो पर्दा है इसका अगर कॉन्ट्रैक्शन होगा तो ये कॉन्ट्रैक्शन होने के बाद डायरेक्टली इसको एक जो हिंदी में मैं वर्ड टू वर्ड कोरिलेट नहीं करूंगा, डायरेक्टली मैं अगर बताऊं कि ये जो पर्टिकुलर पर्दा है अगर इसको ये दो साइड से अगर इसका कॉन्ट्रैक्शन हुआ, इसको दो साइड से अगर प्रेशर डेवलप हुआ तो ये थोड़ा सा नीचे आएगा। ओके, थोड़ा सा ये नीचे आएगा, इस डायरेक्शन में आएगा। और इस डायरेक्शन में आने की वजह से जो ये ऊपर की कैविटी है हमारी थोरैसिक कैविटी, इसका वॉल्यूम कुछ ना कुछ बढ़ेगा। ठीक है। कौन से डायरेक्शन में बढ़ेगा? एनसीईआरटी की लाइन है इंक्रीज वॉल्यूम ऑफ थोरैसिक चेंबर एंटेरो पोस्टीरियर एक्सिस। एंटेरो पोस्टीरियर एक्सिस से इसका वॉल्यूम बढ़ेगा। अब एंटेरो पोस्टीरियर एक्सिस मतलब क्या? इसको जो है ये जो पर्टिकुलर इसको इमेजिनरी लाइन अगर इसको एक्सिस मानी जाए तो एंटीरियर साइड मतलब अपर साइड बोल सकते हैं और पोस्टीरियर साइड मतलब लोअर साइड बोल सकते हैं। एंटीरियर मतलब फ्रंट, पोस्टीरियर मतलब पीछे का हिस्सा। ठीक है। तो ये उस पर्टिकुलर एक्सिस से ये क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। ठीक है। डायफ्राम के कॉन्ट्रैक्शन होने की वजह से जो थोरैसिक चेंबर का वॉल्यूम बढ़ेगा वो कौन से एक्सिस का बढ़ेगा? एंटेरो पोस्टीरियर एक्सिस, ये साइड का वॉल्यूम कॉन्ट्रैक्ट डायफ्राम के कॉन्ट्रैक्ट होने की वजह से बढ़ेगा। यहां पर भी एक एमसीक्यूज बन रहा है, स्पेसिफिक पॉइंट है। दूसरा पॉइंट,
कॉन्ट्रैक्शन ऑफ एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स, जो इंटरकोस्टल मसल्स है ये क्या करेंगे, रिब्स को और स्टर्नम को क्या करेंगे, कॉन्ट्रैक्ट करेंगे और इनको क्या करेंगे, बढ़ाएंगे, फैलाएंगे, स्टर्नम और रिब्स को फैलाएंगे। अब इंटरकोस्टल मसल्स मतलब क्या, तो ये जो हमारे फसलियां हैं, ये जो हमारी फसलियां हैं, यहाँ पर कुछ पार्ट, यहाँ पर कुछ मसल्स होंगे, ये जो पर्टिकुलर फसलियों का पार्ट है, ये फसलियों के बीच में कुछ गोश्त होगा, कुछ मांस होगा, तो ये क्या करेगा, हमारे फसलियों को जोड़े रखेगा। ये जो मसल्स होंगे, ये पर्टिकुलर मसल्स, ये मसल्स क्या करेंगे, हमारे फसलियों को जोड़े रखेंगे एक दूसरे से। जो फसलियों के अतराफ का गोश्त होता है, जो दो फसलियों को मिलाता है, जोड़ता है एक पर्टिकुलर टिश्यू के और एक पर्टिकुलर मसल्स के हेल्प से, तो उन मसल्स को बोलते हैं हम इंटरकोस्टल मसल्स। ये इंटरकोस्टल मसल्स हमारा जो सामने का पार्ट है, हड्डी जिसको बोलते हैं स्टर्नम, बोन जिसको बोलते हैं, ये स्टर्नम, और जो हमारे रिब्स है, जो हमारी फसलियां हैं, ये मान लो मेरे जो उंगली बता रहा हूं, ये उंगलियां मेरे क्या है, रिब्स है, और ये दोनों रिब्स के बीच में कुछ मसल्स होंगे, इस पार्ट में कुछ मसल्स होंगे, ये मसल्स को हम बोलेंगे इंटरकोस्टल मसल्स। तो ये इंटरकोस्टल मसल्स और ये जो हमारा स्टर्नम है, ये क्या हो जाएगा, लिफ्ट हो जाएंगे। लिफ्ट मतलब खिंचाव एक की कंडीशन होगी, उसमें एक तनाव पैदा होगा उनमें, और इसकी वजह से क्या होगा, इंक्रीज द वॉल्यूम ऑफ थोरैसिक चेंबर। जो हमारा थोरैसिक चेंबर का वॉल्यूम है ये बढ़ेगा इंटरकोस्टल मसल्स और रिब्स के लिफ्ट होने की वजह से, स्टर्नम के, ठीक है। तो ये कौन से साइड का वॉल्यूम बढ़ेगा, डॉर्सोवेंट्रल एक्सिस। डॉर्सल मतलब पीछे का हिस्सा, पीठ की तरफ का हिस्सा, और वेंट्रल मतलब फ्रंट, सामने का हिस्सा। तो डॉर्सोवेंट्रल एक्सिस से क्या होगा, वॉल्यूम बढ़ेगा हमारे लंग्स से। मतलब दो अलग अलग पॉइंट से हमारे लंग्स का वॉल्यूम बढ़ रहा है प्यारे बच्चों। एक है इंक्रीज द वॉल्यूम ऑफ थोरैसिक चेंबर एट एंटेरो पोस्टीरियर एक्सिस, और दूसरा है डॉर्सोवेंट्रल एक्सिस। मतलब ओवरऑल हमारे लंग्स का वॉल्यूम बढ़ जाएगा, ओवरऑल हमारे लंग्स का वॉल्यूम बढ़ जाएगा, और जो फैक्टर रहेंगे उसके पीछे वो रहेगा डायफ्राम का कॉन्ट्रैक्ट होना, और दूसरा एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स का कॉन्ट्रैक्ट होना। ये दो फैक्टर है जिसकी वजह से हमारा लंग्स का वॉल्यूम बढ़ जाएगा। एक बार फिर बोल रहा हूं, एमसीक्यूज के हिसाब से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। दो फैक्टर है जिसकी वजह से हमारे लंग्स का साइज बढ़ेगा, वो है कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डायफ्राम, पहला है डायफ्राम, और दूसरा है कॉन्ट्रैक्शन ऑफ एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स। जो इंटरकोस्टल मसल्स है उनके कॉन्ट्रैक्शन की वजह से और डायफ्राम के कॉन्ट्रैक्शन की वजह से हमारे लंग्स का साइज बढ़ेगा। डायफ्राम की वजह से एंटेरियो पोस्टीरियर एक्सिस के साइड से साइज बढ़ेगा, और इंटरकोस्टल मसल्स की वजह से डॉर्सोवेंट्रल एक्सिस की साइड में इसका क्या होगा, साइज बढ़ेगा हमारे लंग्स का, ठीक है। अगर हमारे लंग्स का साइज बढ़ रहा है तो थोरैसिक वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पल्मोनरी वॉल्यूम। लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था कि जो हमारे लंग्स हैं, लंग्स के सराउंडिंग में कुछ मेम्ब्रेन है जिसको हम प्लूरल मेम्ब्रेन बोल रहे थे, प्लूरल कैविटी थी जो एक्सटर्नल मेम्ब्रेन थी, वो डायरेक्टली हमारे रिब्स के साथ और इंटरकोस्टल मसल्स के साथ अटैच थी, ठीक है, और इंटरनल डायरेक्टली लंग्स के हमारे वॉल के साथ अटैच थी। तो जैसे ही थोरैसिक कैविटी का साइज बढ़ेगा तो डायरेक्टली लंग्स का साइज भी बढ़ेगा, और थोरैसिक चेंबर का साइज अगर कम होगा तो लंग्स का साइज भी कम होगा। तो यहाँ पर मैंने इसको एकदम शॉर्टकट किया एनसीईआरटी के लाइन को, द थोरैसिक वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पल्मोनरी वॉल्यूम। मतलब थोरैसिक वॉल्यूम बढ़ेगा तो पल्मोनरी वॉल्यूम भी बढ़ेगा, ओके। और दूसरा एक लाइन है, पल्मोनरी वॉल्यूम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर। पल्मोनरी वॉल्यूम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर। अब ये इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर क्या है? इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर मतलब ऐसा प्रेशर जो हमारे लंग्स में होता है, लंग्स के प्रेशर को हम बोलते हैं इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर। अगर लंग्स का वॉल्यूम बढ़ेगा तो लंग्स के अंदर प्रेशर कम होगा, अगर लंग्स का वॉल्यूम कम होगा तो लंग्स के अंदर प्रेशर क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। सीधी सी बात है, गैसेस को अगर किसी एक छोटे से जगह पर कंस्ट्रिक्ट कर दिए, एक जगह उसको दबाकर कंडेंस कर रखे तो गैस का प्रेशर बढ़ जाएगा, और उसको थोड़ा सा बड़ा वॉल्यूम मिला तो गैस फैल जाएगा तो प्रेशर क्या होगा? कम होगा। तो वही है यहाँ पर, अगर वॉल्यूम बढ़ता है तो प्रेशर क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। ठीक है, मतलब ये कि
यहाँ पर डायफ्राम और एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स की वजह से हमारे लंग्स का वॉल्यूम बढ़ रहा है। तो बच्चों, लंग्स का वॉल्यूम अगर बढ़ रहा है तो हमारा इंट्रापल्मोनरी प्रेशर क्या होगा? कम हो जाएगा। तो ये कंडीशन डेवलप हो जाएगी, मतलब प्रेशर विद इन द लंग्स, इंट्रापल्मोनरी प्रेशर अगर कम रहा तो उस केस में किससे कम रहा? एटमॉस्फेरिक प्रेशर से। एटमॉस्फेरिक प्रेशर से ये कम कब होगा? तब ये दोनों मसल्स काम करेंगे और वॉल्यूम्स बढ़ा देंगे लंग्स का। तो उस केस में एटमॉस्फेरिक गैस हमारे लंग्स में आ जाएंगी। गैस इज नथिंग बट ऑक्सीजन। तो ये जो ऑक्सीजन हमारे लंग्स में आ रही है उसी को तो हम बोल रहे हैं इंस्पायरेशन। समझा ये पॉइंट? उम्मीद है कि ये पॉइंट आपको अच्छे से समझा होगा। अगर फिर भी नहीं समझता है तो मुझे कमेंट देना चाहिए आप लोगों ने। दूसरा पॉइंट है एक्सपायरेशन। एक्सपायरेशन एकदम सिंपल है समझना। जब दिन समझ लिए तो रात मालूम हो गई, जब अंधेरा समझ लिए तो उजाला समझ में आ गया। तो बिल्कुल उसका उल्टा है। इंस्पायरेशन मतलब बाहर के एटमॉस्फेरिक गैस को हमारे बॉडी में लेना, मतलब ऑक्सीजन। एक्सपायरेशन मतलब बॉडी के कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर छोड़ना, नथिंग बट एक्सपायरेशन। ठीक है, बॉडी में जो हमारे गैसेस है, कार्बन डाइऑक्साइड है, उसको लंग्स के थ्रू बाहर रिलीज करना, वो है एक्सपायरेशन। अब एक्सपायरेशन में क्या होगा? एक्सपायरेशन में जैसा यहाँ पर देखिए बच्चों, इंटरकोस्टल मसल्स और डायफ्राम ये कॉन्ट्रैक्ट हुए थे, तो यहाँ पर रिलैक्स होगा डायफ्राम और इंटरकोस्टल मसल्स। इंटरकोस्टल मसल्स एक्सपायरेशन में रिलैक्स हो रहे हैं, इंटरकोस्टल मसल्स इंस्पायरेशन में कॉन्ट्रैक्ट हो रहे हैं। तो यहाँ पर एक्सपायरेशन में इंटरकोस्टल मसल्स हमारे रिलैक्स होंगे। उन इंटरकोस्टल मसल्स के रिलैक्स होने की वजह से जो हमारे लंग्स का वॉल्यूम है वो घट जाएगा। अगर हमारे लंग्स का वॉल्यूम घटता है तो इंट्रापल्मोनरी प्रेशर भी क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। इंट्रापल्मोनरी प्रेशर भी क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। यहाँ पर मैंने थोड़ा सा रॉन्ग लिख दिया, इंट्रापल्मोनरी प्रेशर बढ़ जाएगा। और इंट्रापल्मोनरी प्रेशर अगर बढ़ता है तो हायर प्रेशर से लोअर प्रेशर के डायरेक्शन में गैसेस फ्लो हो जाएंगे, मतलब लंग्स से बाहर जाएंगे हमारे गैसेस। ठीक है, यहां पर देखिए एक्सपायरेशन में इंट्रापल्मोनरी प्रेशर बढ़ गया तो लंग्स के गैसेस बाहर चले गए। यहां पर देखिए बच्चों, पल्मोनरी वॉल्यूम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इंट्रापल्मोनरी प्रेशर। यहां पर अगर रिलैक्स हो रहा है तो रिलैक्स होने की वजह से पल्मोनरी वॉल्यूम कम हो जाएगा। अब जब पल्मोनरी वॉल्यूम कम हो रहा है तो इंट्रापल्मोनरी प्रेशर बढ़ेगा या कम होगा? यस, वेरी गुड, इंट्रापल्मोनरी प्रेशर बढ़ जाएगा। और इंट्रापल्मोनरी प्रेशर अगर बढ़ गया तो उस केस में बाहर का कार्बन डाइऑक्साइड एटमॉस्फेयर में चला जाएगा और इस केस को हम बोलेंगे एक्सपायरेशन। ठीक है, होप आप लोगों को ये पॉइंट समझे होंगे। ठीक है, समझ गए होंगे। ये देखिए एनसीईआरटी ने कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स जो लास्ट में कुछ पॉइंट दिया था, देखिए ये पेज की इंफॉर्मेशन है। इस पेज की इंफॉर्मेशन अभी डिस्कस हुई, घर पे अच्छे से पढ़ना है और इससे रिलेटेड एमसीक्यूज भी आप लोगों को सॉल्व करना है। ओके, ये नोट के कुछ पॉइंट है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। विद द हेल्प ऑफ एब्डोमिनल मसल्स वी हैव एबिलिटी टू इंस्पायर और एक्सपायर विद ग्रेटर स्ट्रेंथ। मतलब क्या कि हम एब्डोमिनल कैविटी से कुछ ज्यादा ही इंस्पायर और एक्सपायर कर सकते हैं। मतलब हमारे रामदेव बाबा अनुलोम विलोम करते हैं, कपालभाति करते हैं, उस केस में क्या करते हैं, जो हमारी एब्डोमिनल कैविटी है उसका मूवमेंट, तो उस केस में हम और ज्यादा स्ट्रेंथ से क्या कर सकते हैं, इंस्पायरेशन और एक्सपायरेशन कर सकते हैं। ठीक है, दूसरा पॉइंट ये और देखेंगे अपन, हमारे लंग्स का वॉल्यूम देखेंगे, आने वाले लेक्चर में हम पल्मोनरी वॉल्यूम्स देखेंगे। बहुत कंफ्यूजिंग पॉइंट है, मजा आएगा पढ़ने में। ठीक है, अब देखो दूसरा पॉइंट, एवरेज हेल्दी ह्यूमन ब्रीथ्स, एक आम इंसान नॉर्मली जो सांस लेता है वो 12 to 16 टाइम्स पर मिनट, एक मिनट में 12 से 16 बार सांस ले सकता है एक नॉर्मल इंसान, नॉर्मल सांस लेने की जो प्रक्रिया है उसकी। और तीसरा पॉइंट है वॉल्यूम ऑफ एयर ड्यूरिंग ब्रीदिंग कैन बी एस्टिमेटेड बाय स्पायरोमीटर। मतलब क्या कि सांस लेने के टाइम जो वॉल्यूम है उसको हम स्पायरोमीटर के थ्रू कैलकुलेट कर सकते हैं, उसको ऑब्जर्व कर सकते हैं। और इस केस में
स्पायरोमीटर का जो भी स्पेसिफिक स्टैंडर्ड होगा, एवरेज होगा, उससे हटके अगर कुछ वैल्यू आती है तो हम उसको पैथोलॉजिकल कंडीशन समझ सकते हैं। लंग्स से रिलेटेड जो डिसीजेस है उसमें इसका यूज होगा। स्पायरोमीटर ये क्या करेगा, एयर का जो लंग्स में वॉल्यूम है उसको कैलकुलेट करने के लिए हेल्प करेगा। ठीक है, तो ये कुछ पॉइंट्स थे जो कोरली एनसीईआरटी के पॉइंट्स थे। इससे हटके भी अगर कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट्स अगर आपके सेल्फ स्टडी में आते हैं किसी नोट से पढ़ने में, तो आपने मुझे ग्रुप में क्वेश्चंस करना है, हम इस पे डिस्कस करेंगे। ठीक है, आपका इंटरेक्शन मेरे साथ होना बहुत जरूरी है अगर आपके बेसिक कंसेप्ट आपको क्लियर करना हो तो ये पर्टिकुलर पॉइंट को बार बार एनसीईआरटी से रीड करिए। लॉकडाउन की वजह से, कॉलेज बंद होने की वजह से, ट्यूशंस बंद होने की वजह से जो आपके पास पॉजिटिव पॉइंट है वो ये है कि आपके पास फुल टाइम है सेल्फ स्टडी के लिए। तो इसका बिल्कुल फायदा उठाओ, बहुत ज्यादा फायदा उठाओ। ना में हाँ जो इंसान सीख लेता है ऐसा इंसान हमेशा तरक्की करता है। इंसान के अंदर एक क्वालिटी दिया है ऊपर वाले ने, वो ये क्वालिटी है कि इंसान कुछ नहीं से बहुत कुछ सोच सकता है। जहां पर इम्पॉसिबिलिटीज होती है तो वहां से आई एम हटाना चाहिए तो पॉसिबिलिटीज में कन्वर्ट हो जाता है। तो कोई भी चीज अगर निगेटिव है तो उसको सिर्फ एक लकीर खींचना है तो वो पॉजिटिव बन जाता है। तो हर चीज के दो पहलू होते हैं। ये लॉकडाउन को हम कैसा इस्तेमाल करते हैं ये हमारे हाथ में है। इंशाल्लाह मेड एक्सीलेंस क्लासेस के बच्चे ऑल इंडिया रैंक फर्स्ट आएंगे, उस हिसाब से मेहनत करेंगे। और हमने अगर सोच लिया तो ऊपर वाला भी हमारी मदद करता है और उस डायरेक्शन में हम काम करते हैं। और जिस डायरेक्शन में हम काम करते हैं उस डायरेक्शन में हमको कामयाबी मिलती है। अगर कामयाबी नहीं भी मिली जो हमको एक्सपेक्टेड है तो हम कुछ ऐसा सीख लेते हैं जो हम अगर वो ना करते तो नहीं सीखे रहते। फेलियर्स भी एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है, उससे हमको फेल होने के लिए क्या नहीं करना चाहिए ये हमको सीखने को मिलता है। तो बच्चों मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप घर में पढ़ाई का माहौल मेंटेन रखिए, सेल्फ स्टडी भरपूर करिए, एमसीक्यूज भरपूर सॉल्व करिए और जो भी डाउट्स हैं हमको बिल्कुल भी अप्रोच रखिए हमसे, सर से, केमिस्ट्री के सर से, शेरकर सर से और पाटिल सर से आप फ्रेंडली क्वेश्चन भी करिए और मुझसे भी। ठीक है, ओके। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए आपसे इजाजत चाहता हूँ।